प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जिसमें अंतिम हिस्से में मैं कुंडली अध्ययन करता हूँ, जिनकी कुंडली मैं लेकर आया हूँ। पर इससे पहले आपसे मैं इनकी ही कुंडली के तृतीय भाव में सिंह राशि में बैठे शनि का प्रभाव किसी भी जातक की कुंडली के लिए कैसा होता है, यही जानेंगे। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना और पापक ग्रह का बैठना उत्तम और शुभ फल देने वाला होता है। तो यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, विषम संख्या की राशि है। ये पापक ग्रह तो नहीं, पर क्रूर ग्रह सूर्य की राशि है। अब विचारणीय बात यह है कि किसी भी जातक की कुंडली में अगर विषम संख्या की राशि में विशेषतया मेष, सिंह, धनु ये 3 राशियां और उसके बाद जल तत्व की राशि अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन। बहुत ध्यान से समझिए, मुझे देखिए। मैंने क्या बात कही कि किसी भी जातक की कुंडली के तीसरे भाव में अगर 1 लिखा हो, 5 लिखा हो और 9 लिखा हो, और साथ ही साथ अगर ये न लिखा हो तो कर्क राशि यानी कि 4 लिखा हो, वृश्चिक राशि अर्थात 8 लिखा हो, या मीन राशि अर्थात 12 लिखा हो और उसी भाव में शनिदेव बैठे हों, तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। शुभ परिणाम का अर्थ भाग्य, धन, पराक्रम का परिणाम, पराक्रम का लाभ, मेहनती, प्रतापी, सरकार से सुख प्राप्त करने वाला, सरकारी पदों पे विभूषित होने वाला, अपने संतान से धन की प्राप्ति करने वाला, महान, दिव्य, बलिष्ठ और निरोगी काया को प्राप्त करने वाला होता है। ये कब होगा? जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में या तो मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि हो, या फिर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि बनी हो। हम आपको यहाँ पे और भी 2-3 बात और बताना चाहते हैं। जैसे विचार करने की बात है कि जन्म कुंडली का तीसरा भाव निष्ठ भाव होता है, जन्म कुंडली का दूसरा भाव मारक भाव होता है, जन्म कुंडली का 7वां भाव भी मारक भाव होता है। इसी के अतिरिक्त जन्म कुंडली का तीसरा, जन्म कुंडली का 8वां और जन्म कुंडली का 11वां भाव पापी भाव भी कहा जाता है। जब कभी भी तीसरे, 8वें और 11वें भाव में एकमात्र कोई पापक ग्रह बैठा हो और अगर उस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, या अगर उस भाव का स्वामी वहां न बैठा हो, जैसे तीसरे भाव में शनि बैठे तो हैं लेकिन सूर्य भी बैठे हैं, अगर वहां सूर्य नहीं बैठे होते तो शनि इस कुंडली के लिए प्रधान मारक या मारकेश ग्रह बन जाते। और ऐसा इसलिए होता क्योंकि ये अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, जहां इन्हें दोष लग जाता है। सूर्य और चंद्रमा को अष्टम भाव में बैठने का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी अपने प्रभावों से वो नकारात्मक परिणाम तो जातक के जीवन में कर ही जाते हैं। इस आधार पर भगवान जन्म कुंडली के तीसरे भाव में जब कभी भी शनिदेव बैठे होते हैं तो प्रायः लगभग सभी आचार्यों ने, जितने भी प्रबुद्ध आचार्य हुए, इन सभी ने तीसरे भाव के बैठे शनिदेव का नुकसान भी बताया है। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के अतिरिक्त जितनी राशियां हैं, अगर वहां पे शनिदेव बैठे हों और उसके अतिरिक्त राशियों में बैठे हों जिनका मैंने नाम लिया, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मीन, तो वहां पे भाइयों का कष्ट भी देखने को मिलता है। भाइयों से अनबन होती है, भाई रोगी होता है, भाइयों से लाभ नहीं होता, या कई बार भाई पे विश्वास करना खतरा पैदा कर देता है। किसी भी अवस्था में जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अधिपति एक सामान्य से थोड़े कमजोर परिणाम करते हैं तो भाग्य को नुकसान भी पहुंचाते हैं, और जब कभी भी उनके ऊपर मंगल का प्रभाव हो जाए तो ये प्रबल मारक भी हो जाते हैं। मतलब अगर शनि यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे होते, मतलब 12वें भाव में, और उनकी चौथी दृष्टि फिर शनि पे जाती, या शनि और मंगल का प्रत्यक्ष संबंध किसी एक भाव से बन जाता, तो ये दोनों ग्रह मारक ग्रह की भूमिका में अपने आप को रख लेते या व्यक्ति को मारकेश की दशा चलने लगती। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान हैं तो आपको ये देखना होगा कि वो किस राशि में बैठे हैं। अगर वो
किसी अन्य राशि में बैठे हों, और किस राशि में बैठे हैं ये बात जिसमें मैंने बताया है, अगर उसमें बैठे हैं तो आपको धन, मान, प्रतिष्ठा, सांसारिक सुख और सरकारी नौकरी में उच्च पद देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि वस्तुतः शनि ही सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और वही व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी देते हैं। सरकारी नौकरी से संबंधित अगर सिद्धांत है तो एक सिद्धांत और भी कह देता हूं कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव अगर आपकी कुंडली में बलवान बना है, अगर लग्न का संबंध द्वितीय भाव में है, जैसे लग्न का संबंध द्वितीय भाव से है, उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति विनय संपन्नता के साथ शुद्ध इनकम प्राप्त करने वाला होता है। सरकारी क्षेत्रों से या प्राइवेट क्षेत्रों से या स्वतंत्र कारोबार से, चाहे कहीं से भी हो सके, उसके पास धन की स्थिति कभी भी कमजोर नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अगर द्वितीय भाव बहुत ही ज़्यादा बलवान बना है तो भी व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करते देखा जाता है, और ऐसे जगह पे नौकरी करते देखा जाता है जहां से ऊपरी आमदनी भी बनी हो, जहां से ऊपरी आमदनी भी आती रहती है। तो ये हैं जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के शनि और तीसरे भाव के शनि और द्वितीय भाव में अच्छे ग्रहों के बैठने का फल। विषम संख्या की राशि में पापक ग्रह बुरे परिणाम करते हैं, सम संख्या की राशि में पापक ग्रह शुभ परिणाम करते हैं, और सम संख्या की राशि में शुभ ग्रह श्रेष्ठ परिणाम करते हैं। पापक ग्रह की राशि में या विषम संख्या की राशि में शुभ ग्रह भी थोड़े निम्न स्तर के परिणाम करता हो जाते हैं। अब आइए, ये तो सिद्धांत रहा जो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम को अंतिम तक देखें, जहां आपकी कुंडली का अध्ययन मैं करता हूं। और अब इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। अब यहां से आरंभ करते हैं इनकी कुंडली का पंचांग। जन्म हुआ है जातक का भाद्रपद माह में। ऐसे लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं और प्रायः राजकुमारों की सी उनकी छवि होती है। शरद ऋतु कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि दिन शनिवार को जन्म हुआ है। शरद ऋतु में जो लोग जन्मे होते हैं वो थोड़ा बहुत आलस्य भी उनके ऊपर हावी रहता है। इसके साथ साथ दक्षिणायन में पापक ग्रहों का बल बढ़ता है। इसके कारण शनि, मंगल, राहु और केतु, इनका बल बढ़ेगा और व्यक्ति के जीवन में प्रायः चुनौतियों का सामना भी इन्हीं ग्रहों के कारण करना पड़ता है। शनिवार को जन्मे हैं जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा आलस्य या आज का काम कल पर टालने वाला प्रवृत्ति जिज्ञासु रहती है। शनिवार को जन्मे होने से असंतोषीपन की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। व्यक्ति को चाहे जितनी भी चीज़ें दे दी जाती हैं फिर भी उसका असंतोष जाहिर होता रहता है। उसके लोगों से उसको कई बार बहुत ज़्यादा फायदा ना हो, है ना, बहुत ज़्यादा उसके कुटुंबजन हैं, पर वक्त पड़ने पर कोई भी काम नहीं आएगा, प्रायः लोग शत्रुता बरतने लगेंगे। वही मैंने एक कहानी बताई थी ना, कि लाइव में बताया था पिछले शनिवार वाले में, कि एक पिता था जिसको 2 साल की बिटिया थी। उसको भयंकर बीमारी हो जाती है जिसमें कई लाखों रुपए का इलाज होता है। जब उसे पता चल गया कि अब वो अपनी बचिया को नहीं बचा पाएगा, तो उसके साथ नियमित रूप से जहाँ भी उसे मृत्यु के बाद दफनाना था उस जगह पे कब्र खोद करके उसमें दिन रात लेटा रहता था और रोता रहता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि मृत्यु के बाद उसकी बिटिया डर न जाए और मुझे भी इसके साथ सोने की कम से कम आदत लग जाए, या मुझे भी जितने दिन इसके साथ बिताने हैं एक भी पल इसके साथ नष्ट ना करूं, इसके अतिरिक्त नष्ट ना करूं। तो कहने का अर्थ है कि ऐसी स्थिति भी कई बार हो जाती है जहां आपके पास जब एक बड़ी आवश्यकता होती है कुटुंबों की, तब लोग आपके पास नहीं होते। कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, और इस अवस्था में चंद्रमा जब पापक होंगे तो कुंडली को धन से कमजोर करने की भी कोशिश करेंगे, या कई बार व्यक्ति का मन एकाग्रता को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करता है। मृगशिरा नक्षत्र, वैसे तो ये मंगल का नक्षत्र होता है, पर इसके ऊपर चंद्रदेव का भी प्रभाव होता है, मतलब इसके जो स्वामी देवता हैं वो चंद्रमा हैं। इस वजह से व्यक्ति को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, सत्यनारायण पूजा करनी चाहिए, और अगर बात बन पड़े तो नीले फूल की चौटली की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। अगर ये ना मिले तो चिरचीटा भी धारण कर सकते हैं, नवग्रह कवच भी धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ओम चंद्रमसे नमः, चंद्रमसे नहीं चंद्रमसे नमः दांति से,
चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य दें। साथ ही साथ आपकी कुंडली में मंगल चतुर्थ स्थान में राहु और शुक्र के साथ है। हार्मोन की गड़बड़ी न हो, रक्त विकार न हो, कफ से संबंधित समस्या न हो, माता को जो बीमारी लगती हो वो आपको ना लगे, इसका भी ध्यान रखना होगा। मामा मामी से भी कई बार व्यक्ति को नुकसान में जाते देखा जाता है। हालांकि सामान्यतः व्यक्ति के पास उसका करियर नौकरी की तरफ ज़्यादा झुकता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार के योग थोड़े कम से भी दिखाई दे रहे हैं। अगर व्यापार करते भी हैं तो उस पर 100% आपको पूरी मेहनत करनी होगी, या मानसिक जो शांति है वो नौकरी में ज़्यादा है। कुछ भी करते हों पर इस कुंडली में द्वितीय भाव में उच्च के गुरु हैं, इस वजह से व्यक्ति को कभी भी धनवान ही देखा जाएगा। उसके पास उसके काम धन के लिए नहीं बिगड़ते हैं। मृगशिरा नक्षत्र हर्षण योग वैश्यवर्ण और देवगण होगा, जिसके कारण वैश्यवर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति में शुचिता का पालन करने का बल होता है। वो धार्मिक होता है, मनोवृत्ति अच्छी होती है, राजसिक प्रवृत्ति का भी होता है और संसार की समस्त सुखों को भोगने की इच्छा रखने वाला भी होता है। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग है। इस पंचांग में सबसे जो अच्छी बात मिली वैश्यवर्ण मिली, और वार के अधिपति जो शनिवार हैं, वार के अधिपति शत्रुगत हैं। हालांकि भाग्येश है लेकिन वर्गोत्तम है। यहाँ भी तीसरे नंबर में, यहाँ भी तीसरे नंबर में ही बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे वो शत्रु के साथ शत्रु की राशि में, यहाँ भी शत्रु के साथ शत्रु की राशि में बैठे हैं। मतलब कहीं ना कहीं भाइयों का भयंकर कष्ट भी देखने को मिलेगा और व्यक्ति को कई बार एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा उलझना नहीं, अपने काम से काम रखना, पराक्रम करते जाना और निश्चित रूप से भाग्यशाली होना, ये बात भी विचार करने वाली है। तो ये इस कुंडली में अगर अभी ही मैं रत्न बता दूं तो अभी वर्तमान में शनि की दशा चल रही है, लाजवर्त धारण करना चाहिए। नियमित रूप से अपने वास्तु देवता की साफ सफाई यानी कि घर की साफ सफाई स्वयं से करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य निश्चित रूप से देना चाहिए। उच्च शिक्षा, सुखद मृत्यु, श्रेष्ठ विचार और सकारात्मक बनकर किसी विषय का अध्ययन करना इस कुंडली की पूंजी हो सकती है। क्लियर है? अब आइए आपकी कुंडली में मैं ग्रहों के अंश और बाकी चीज़ों का अध्ययन कर देता हूँ। अब यहाँ से बात करते हैं कि आपकी कुंडली में धन भाव से पहले लग्न भाव, लग्न का मान 26 अंश बना है। पुनर्वसु नक्षत्र का लग्न है, इसे श्रेष्ठ कहेंगे। नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो उच्च के हैं और गुरु पुष्य योग का निर्माण करके जातक को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं शत्रुओं से, लंबी बीमारी से और साथ ही साथ करियर से। जो भी विषम परिस्थिति बनेगी उसमें गुरुदेव का लाभ मिलेगा। द्वितीय भाव में उच्च के गुरु का बैठना धनवान और सुखी, श्रेष्ठ विचारों वाला और मतिमान बनाते हैं। गुरु 4 अंश पे बैठे हैं। लग्न के अधिपति बुध 26 अंश पे बैठे हैं। यहाँ पे आपकी कुंडली में सूर्य के साथ शनिदेव बैठे हैं, जहाँ सूर्य 9 अंश के और शनि 10 अंश के हैं। शनिदेव अस्त हो जाएंगे। चंद्रमा 24 अंश 50 कला के साथ मृगशिरा नक्षत्र में। उस नक्षत्र का स्वामी मंगल दिग्बली तो नहीं पर बलहीन जरूर है, निश्चित रूप से कमजोर बन रहा है। जो कोई भी ग्रह दशम स्थान में मंगल बलवान होते हैं, उसके ठीक पूरक भाव अर्थात चतुर्थ स्थान में वो बलहीन हो जाते हैं। दिशा का बल उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इस आधार के कारण कई बार यहाँ मानसिक क्लेश, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और निरंतर बेवजह की चिंताओं से व्यक्ति को ग्रसित होते हुए भी देखा जाता है। आंखों की समस्या, कफ से संबंधित समस्या, हृदय क्षेत्र की परेशानी या माता को बीमारी इसी वजह से हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो भगवान की बड़ी दया है, लेकिन हमें यहाँ पे सावधान जरूर होना होगा। उसके बाद मंगलदेव 20 अंश के बैठे हैं हस्त नक्षत्र में। शुक्रदेव अमात्य कारक ग्रह होंगे, अर्थात सबसे दूसरे नंबर के ग्रह। आत्मकारक इस कुंडली के लग्नेश ही हैं। विचार करने की बात होगी तो लग्न का अधिपति ही जन्म कुंडली का आत्मकारक है। नवांश कुंडली में उनकी राशि जन्म कुंडली के द्वितीय और पंचम भाव में बनी है। द्वितीय और पंचम भाव में बनी है। यहाँ जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी पराक्रम में बैठे थे और नवांश कुंडली में जो लग्न कुंडली का आत्मकारक ग्रह है उसकी पहली राशि में सूर्य बैठ गए। इसका अर्थ होगा कि सूर्य इस कुंडली के महान और महत्वपूर्ण ग्रह बन गए। ये सिद्धांतकार लिखते हैं। उसके बाद मंगल 20 अंश के बैठे हैं। शुक्र 25 अंश पे दिग्बली होकर के बैठे हैं। नीच के हैं पर दिग्बली हैं, इस वजह से इन्हें कमजोर नहीं कहा जाएगा। जिस राशि में विचार करिए, जन्म कुंडली में जिस राशि में मंगल शुक्र बैठे हैं, भले नीच के बैठे हैं, इस भाव का स्वामी बुध शत्रु की राशि में है, जहाँ के स्वामी उच्च के हो जा रहे हैं। इस वजह से भी व्यक्ति का व्यय और आर्थिक स्वतंत्रता
संतुलित रहती है। बुध अपने ही नक्षत्र में बैठ करके जातक को पैसा बचाने की बुद्धि देंगे। सूर्य मघा नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को घमंडी थोड़ा बहुत बना सकते हैं। शनिदेव 10 अंश पे मघा नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को आयु से संपन्न और कभी कभी मत को भिन्नता में लेके जाना, किसी पे विश्वास ना करना, इंजीनियरिंग करना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करना, टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करना, ट्रांसपोर्ट का काम करना, बैंकिंग और फाइनेंस को समझना, केमिकल को समझना, विशारद किसी भी विषय का व्यक्ति को बना देते हैं। कलाओं को जानना, प्रवक्ता हो जाना, प्रोफेसर हो जाना, अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ा देना और उस जगह से भी धन कमा लेना जहां से लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करते हो, है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं तो शुक्र इस कुंडली के अमात्य कारक हैं, नवांश कुंडली में भी वहीं बैठे हैं। तो 2 ग्रह जन्म कुंडली में भाव से वर्गोत्तम नजर आ गए। पहला जन्म कुंडली में शनि जो इस कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं, और दूसरे जन्म कुंडली के शुक्र जो इस कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, ये केंद्र त्रिकोण का योग होगा। भले नीच के बैठे हैं पर फिर भी दिग्बली होने के कारण अपने प्रभावों को मजबूती देंगे। गुरु से मंगल का संबंध अच्छा बना हुआ है। चंद्रमा से बुध का संबंध निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर रहा है। चंद्रमा से गुरु का संबंध व्यक्ति को श्रेष्ठ और अच्छे लोगों की परख देता है। चंद्रमा से चौथे भाव के जो सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा से 4 घर आगे सूर्य, ये दोनों ही अच्छे बैठे हैं। पर फिर भी जब कभी भी व्यक्ति के जीवन में कोई गलत निर्णय लेते हुए देखा जाएगा, उसमें इन्हीं दोनों ग्रहों के कारण ऐसा खेल होगा। क्योंकि चंद्रमा से चौथे घर के जो सूर्य होते हैं, केंद्र के सूर्य जो होते हैं, वो व्यक्ति को निर्णय लेने में गड़बड़ी करते हैं। उसी चंद्रमा से 4 घर आगे जो शनिदेव बैठे हैं, वो व्यक्ति को कारोबार में कभी कभी चिंताएं देने वाले भी हो जाते हैं, या पिता से या माता से कष्ट भी व्यक्ति को होता है, और उनके आयु को कई बार बीमार होते हुए भी देखा जाता है। माता से बीमारी आ जाती है, माता को लंबी आयु है तो बीमारी है ना, इस तरीके की बात आती है। घर में थोड़े बहुत कलह का वातावरण मंगल और राहु के कारण दिखाई दे। हालांकि मंगल फिर भी ठीक नहीं है इस कुंडली के लिए, लेकिन एक पक्ष के लिए जरूर अच्छे हैं कि एकादशवें भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ में बैठे हैं। इस वजह से इस कुंडली के लिए मंगल देव व्यक्ति के जीवन में महालाभकारी योग बना देंगे। तो मंगल की दशा में रैंडम एक्सिस, अचानक से धन लाभ के योग भी बनते हुए नजर आएंगे। 10वें स्थान में केतु जो बैठे हैं और राहु चतुर्थ स्थान में 3 अंश के साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। अवस्था के हिसाब से अगर सूर्य स्वग्रही नहीं होते तो राहु और केतु दोनों को कष्ट में देखा जाता, परंतु फिर भी 10वें स्थान के केतु व्यक्ति को निश्चित रूप से कारोबार का चिंतन करने वाला या कारोबार की चिंता में रहने वाला तो जरूर बना देते हैं। भविष्य को लेकर समझने की शक्ति व्यक्ति को बड़ी जल्दी विकसित करनी पड़ती है, जल्दी ही जिम्मेदारियों का बोझ भी आ जाता है। लगभग लग्न से लेकर सप्तम भाव तक सारे ग्रह बैठे हैं सिवाय चंद्रमा को छोड़कर। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जिस भी मार्ग पे उसे जाना होता है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। वो आरंभ से ही अपने लक्ष्य का चयन कर चुका होता है, क्योंकि आरंभ से लेकर यानी कि लग्न से लेकर सप्तम भाव तक अगर सारे ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति का जो पूर्वार्ध है, पूर्व की आयु है, वो सुखद भी बीतती है। लग्न कुंडली के केंद्र में द्विस्वाभाविक राशि बनी है। नवांश कुंडली के केंद्र में स्थिर राशियों का बनना, ये विवाह में स्थिरता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ नवांश कुंडली में गुरु, चंद्रमा और शुक्र जैसे 3 शुभ ग्रह का केंद्र में होना, केतु जैसे शुभ ग्रह के कारण वहां पे और भी ज्यादा एक सुखद माहौल भी बनते देखा जाएगा। जबकि नवांश कुंडली के 10वें भाव के स्वामी का शत्रु के साथ, शत्रु की राशि में बैठना कई बार पत्नी का पिता के साथ थोड़ा बहुत मतभेद देखने को मिलता है। नीच के बुध बैठे हैं एकादशवें भाव में, जिनका नीच भंग गुरु कर रहे हैं और शुक्र भी कर रहे हैं। इस वजह से इस बुध का कोई नुकसान जातक को देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा बल्कि संतान के मामले में ये लाभप्रद ही हो जाएगा। दशमांसा चक्र के केंद्र में भी स्थिर राशि का बनना, लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में 10वें स्थान में बैठना, ये लक्ष्मी संपन्न योग बनाता है और व्यक्ति को प्रतियोगिता में रहने वाला और कई बार थोड़े बहुत संघर्ष से षड्यंत्र का शिकार होते हुए भी देखा जाता है। ये शनि और सूर्य के एक साथ 10वें स्थान में बैठने के कारण होगा। समग्र रूप से मैंने इतनी बात बताई है। अब किस भाव के अधिपति को कहाँ बैठना चाहिए था और कहाँ बैठे हैं, क्या फल कर रहे हैं, ये बता देता हूँ। अब यहाँ से मैं आपसे थोड़ा सा
नज़दीक आकर के बात करता हूँ। लग्न कुंडली के 9वें भाव के स्वामी दशमांसा चक्र के लग्नेश होते हैं और लग्न कुंडली के 12वें भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं। जन्म कुंडली के अगर 12वें भाव के स्वामी नवांश चक्र के लग्नेश बनेंगे तो ये थोड़ी चिंता प्रकट करते हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें सावधान भी रहना होगा, अन्यथा ये कई बार पत्नी को रोगी, ऑपरेशन में जाने वाला, कई बार एक ही तरीके से परेशान होने वाला, किसी खास बीमारी से पीछा न छूटने वाला या उनके कारण धन की हानि का संकेत है। जबकि दशमांसा चक्र में लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी का दशमांसा चक्र का लग्नेश होना, ये आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार को एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाने वाला है और व्यक्ति को किसी भी अवस्था में निर्णायक ही बनाता है। वो निर्णय का कर्ता धर्ता होता है, निर्णय उसी से निकल करके सामने आते हैं। दशमांसा चक्र में अगर गुरु यहाँ तीसरे भाव में नहीं बैठे होते लाभ भाव के स्वामी होकर, तो यहाँ कारोबार में जो कभी कभी आपको भाई बहनों का या कुटुंब का सुख मिला है वो भी नहीं मिला होता, या जो उनका पारिस्थितिक सपोर्ट ही मिला है वो भी नहीं मिला होता। जो सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि है, सप्तमें सपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं, बुध जो अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, मंगल जो दशम स्थान के स्वामी होते हैं, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति का कारोबार सुरक्षित और संरक्षित नहीं है। उसको ठीक करना, उसको व्यवस्थित करना, उस पर फोकस बढ़ाना और ऋण से किसी भी तरीके से अपने आप को मुक्त करना, इन सब की जिम्मेदारी व्यक्ति को निश्चित रूप से होगी। विचार करने की बात होगी। एकादशवें भाव में केतु बैठे हैं जो व्यक्ति के जीवन में शानदार अनुभवों को देने वाले होते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं। उस भाव का स्वामी गुरु उन्हें अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहा है। गुरु की 9वीं दृष्टि एकादशवें भाव पे है। उस भाव के स्वामी अगर वहां नहीं बैठते, और जरा विचार करिए तो दशम स्थान में जन्म कुंडली में कौन बैठे हैं? दशम स्थान के स्वामी मंगल दशम स्थान में और 9वें स्थान के स्वामी अपने से 4 घर आगे मित्र के राशि में मित्र से प्रभावित हैं। 3, 4, 6 घर आगे हैं पीछे। इस वजह से भाग्य भाव का स्वामी अगर कोई शुभ ग्रह होता हो, जैसे कि यहाँ शुक्र हुए हैं, अपने से 4 घर आगे बैठे हैं, इस वजह से भाग्य का बल बढ़ा देंगे। लाभ का बल गुरु बढ़ा रहे हैं। धन भाव पराक्रम से होता हुआ नजर आ रहा है। धन भाव के स्वामी 12वें भाव में, धन भाव के स्वामी नेष्ठ भाव में, धन भाव के स्वामी जन्म कुंडली में नीच के। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में पराक्रम और धन का संयोजन जब तक नहीं होगा, जब तक धन नहीं आएगा तब तक, जब तक पराक्रम ना हो। मतलब धन भाव कहीं ना कहीं कमजोर, पुष्टित नहीं है। भाव जरूर बलवान है, भाव का अधिपति 12वें है। धन इकट्ठा करने में कई बार दिक्कत होगी। धन कमाने के लिए दूर भी जाना पड़ता है, विदेशी कंपनी से जोड़कर काम करना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करने वाली स्थिति बन रही है ना। उसके बाद टैक्सी का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, केमिकल और ऑटोमोबाइल मैंने कहा, उसके बाद टेक्सटाइल कहा है, इतने सारे काम, केमिकल भी कहा। दशमांसा चक्र से पहले नवांश चक्र को देखिए तो दशम स्थान के अधिपति शत्रु की राशि में है, दशम स्थान के अधिपति उच्च के हैं, दशम स्थान के अधिपति दशम में है। दशम स्थान के अधिपति शत्रुग्रही जरूर हैं, पर विचार करिए तो सप्तम भाव के साथ बैठे हैं। दशम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी एक साथ बैठे हैं। अगर हम थोड़ा फोकस बढ़ा देंगे अपने पराक्रम पे तो निस्संदेह हमारा व्यापार भी ठीक हो जाएगा। फिर हमें वहां से भी जो शिकायत आ रही होगी वो नहीं आएगी। लेकिन इस कुंडली में 6वें भाव के स्वामी का चतुर्थ में बैठना, दशम को देखना, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का बलवान होना, लग्नेश का धन भाव में जाना, दशम भाव पे दशम भाव के अधिपति की दृष्टि का जाना, तीसरे भाव में सूर्य का स्वग्रही होना, ये जो भाव बने हैं और जो ग्रह बने हैं वो कहीं ना कहीं जातक के जीवन में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, बेहतर कम्युनिकेशन और लोगों को संतुलित करने का जो बेहतर भाव प्रदर्शित कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे कुंडली बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित हो रही है। रोग भाव पे गुरु की दृष्टि रोगों से रक्षा करेगी। गुरु की दृष्टि रोग भाव पे, रोग भाव के अधिपति यहाँ बैठे हैं, इस वजह से कई बार पत्नी को रोग देंगे। जबकि यहाँ पे 6वें भाव, 6 नंबर की राशि बनी है अष्टम भाव में, जहाँ के 6वें भाव के स्वामी कन्या राशि में जा रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति का कंसंट्रेशन, व्यक्ति के भटकाव में जाने का कोई मार्ग नहीं होना चाहिए। आपकी समस्या का हल आपके कंसंट्रेशन और आपके नियमित दिनचर्या में छुपा हुआ है। किसी के पास भी अपनी समस्या को बताने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करनी चाहिए। नक्षत्रों पे बात की, दृष्टियों पे बात की,
भावों पे बात की, युति की बात करता हूं। यहां मंगल और शुक्र बैठे हैं। मंगल कौन है? इस कुंडली के 6वें भाव के स्वामी, और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सबसे खराब भाव के स्वामी होते हैं। ये इस कुंडली के लिए मारक भी हो जाते हैं। तो जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी का संबंध एकादशवें या 6वें भाव के स्वामी के साथ चतुर्थ भाव में होना, ये हार्मोन की गड़बड़ी, रक्त विकार, पेट से संबंधित समस्या और फेफड़े से संबंधित समस्या देते हैं। जबकि यहां पे अगर युति देखते हैं तो गुरु और बुध की युति हुई है, जो बुध चतुर्थ स्थान के साथ साथ लग्न के और दशम स्थान के साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी के साथ, यानी कि चारों केंद्र के स्वामी 2 ग्रह बनते हैं और दोनों एक साथ धन भाव में बैठे हैं, जो धन की पुष्टि प्रदान करते हैं, मतलब व्यक्ति के धनवान होने की पुष्टि करते हैं। ये युति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर विचार करें कि किस युति का सबसे ज्यादा परिणाम मिलेगा, तो वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रही मंगल और शुक्र की युति का फल ज्यादा मिलेगा। क्योंकि सिद्धांतकार लिखते हैं, सिद्धांत है कि चर प्रकृति में बनने वाली जो युति होती है वो सामान्य परिणाम देती है। स्थिर प्रकृति में जो युति होती है, स्थिर राशि में जो युति होती है, वो उससे भी नॉर्मलाइज हो जाती है, उससे भी कम परिणाम देती है। जबकि द्विस्वाभाविक राशि में अगर कोई युति बनी है ग्रह की, चाहे वो किसी भी भाव के स्वामी क्यों न होते हों, उनका परिणाम 100% मिलता है। इस आधार पर आपकी कुंडली में जो यहाँ युति बनी है, इसमें देखिए ये चर प्रकृति की है, ये स्थिर प्रकृति की है और ये द्विस्वाभाविक प्रकृति की है। यहाँ पे मंगल और शुक्र दोनों ही एक्टिव होकर के ज्यादा परिणाम करेंगे। अर्थात ये होगा, कहने का अर्थ कि अगर इनका नुकसान भी होगा तो ज्यादा होगा, अगर इनका लाभ भी होगा तो ज्यादा होगा। समग्र रूप से गुरु और बुध का धन भाव में बैठना बहुत ही ज्यादा बेहतर है। सूर्य का तीसरे भाव में बैठना जहां अच्छा होता है, वहीं शनि के साथ बैठना कई बार अनुशासनहीनता और बेवजह की बातों पे नुकसान एनर्जी का होना भी दर्शाता है। भाइयों के साथ नुकसान, हालांकि जिस राशि में बैठे वहां पे तो उनका कोई नुकसान नहीं। मैंने पूर्व में बताया था कार्यक्रम के आरंभ में कि 5 नंबर की राशि में बैठे हैं तो कोई विशेष नुकसान नहीं होगा, पर फिर भी जितने भी लगभग आचार्य हैं उन्होंने वहां पे उनकी कमजोरी ही दर्शाई है। दशमांसा चक्र को और भी थोड़ा समझते हैं। भाग्य भाव के स्वामी का 4 घर आगे बैठना ये अच्छा है। गुरु का प्रभाव मैंने बताया अच्छा है। चतुर्थ भाव के स्वामी का अपने भाव से 5 घर आगे बैठना है, इसको समझना होगा। चतुर्थ भाव के ठीक पीछे गुरु बैठे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी जहां बैठे हैं उससे ठीक 4 घर आगे गुरु बैठे हैं। विचार करिए तो भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि, जिस भाव में भाग्य भाव के स्वामी बैठे हैं वहां से 4 घर आगे ही एक शुभग्रह बैठा है। इसका अर्थ होगा कि दशमांसा चक्र का संतुलन नवम भाव और चतुर्थ भाव दोनों ही व्यवस्थित हैं, और इसका अर्थ निकलता है कि व्यक्ति अपने कारोबार से कभी दुखी नहीं रहेगा और निसंदेह अपनी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेगा। इसमें सारी जो समस्या का अंत है, जो सभी तरीके से जातक की सुरक्षा है, वो देवगुरु बृहस्पति ही कर रहे हैं। मिथुन लग्न की कुंडली द्विस्वाभाविक कुंडली होती है, वहां पे सप्तम भाव बाधक भाव होता है। यहां कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में बाधक नहीं बन रहा है और ना आपके कारोबार में बाधा डाल रहा है। जो मानसिक क्लेश है वो सिर्फ मंगल और राहु के कारण है। शुक्र भी वहां ऐसी कोई बात नहीं दर्शा रहे हैं। सूर्य और शनि को मैंने पूर्व में ही कहा था, वो दोनों अच्छे बैठे हैं। गुरु और बुध भी आपकी कुंडली में लगभग ठीक हैं। अब यहाँ पर इतनी सारी बात हो गई। अब मैं आपका ध्यान अष्टक वर्ग पे लाता हूँ। आयु अच्छी है, वाणी अच्छी है, कम्युनिकेशन ठीक है, मेहनत और बढ़ाई जा सकती है। भाइयों के साथ संबंध बहुत सावधानी से, इसके साथ इकट्ठा करने का बल और बढ़ाना चाहिए। अभी शनि की दशा चल रही है, उदासीनता हावी रहती है, उससे बचना होगा। भगवान की पूजा, मंत्रों का जप, गुरु मंत्र का सानिध्य, इसके साथ पेट की सुरक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और नौकरी, शत्रुओं से सुरक्षा, ये सब बहुत ही अच्छा बना हुआ है। नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा। कंसंट्रेशन पे फोकस करने की आवश्यकता है। धर्म को और भी ज़्यादा बलवान बनाने के लिए अगर हो सके तो गुरु मंत्र से अपने आप को दीक्षित करें या गुरु दीक्षा लें। इसके साथ सामाजिक सद्भाव, सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता का आदर, पिता का प्रभाव, ये सब बहुत ही उत्तम पक्ष दिखा रहा है। इसके साथ ये कुंडली प्राप्त बहुत अच्छा करेगी और जीवन निश्चित तौर पे बेवजह कभी परेशान नहीं होगी। आप अपने ही बुनाए हुए जाल में उलझ सकते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आपको फंसाने वाला नहीं है। ये सिर्फ अपने ही बनाए गड्ढे में कुंडली गिरेगी, कोई दूसरा व्यक्ति आपको कभी परेशान नहीं कर सकता है। कुंडली की सामर्थ्य शक्ति बहुत अच्छी है, व्यय अच्छा है, जिम्मेदारियों का निभाने का बल भी बहुत अच्छा है, कोई लंबी बीमारी का खतरा नहीं है।
हाँ, बस रक्त विकार थोड़ी बहुत और हार्मोन की गड़बड़ी दिखाई दे सकती है। प्रकट होने वाली बीमारी नहीं है, प्रकट नहीं होंगे, अंदर ही अंदर व्यक्ति को परेशान करती है ना। कुछ जांच में ना निकले, बस ऐसे ही चीजें चलती रहें। मन भी बेवजह डरा रहता है, नींद कई बार परेशान होती है, अनिद्रा की समस्या कई बार जातक को परेशान कर सकती है। नक्षत्र हस्त अच्छा है, पुष्य अच्छा है, मृगशिरा अच्छा है, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे हैं। मृगशिरा नक्षत्र में दान करें, तुला दान करें, काले तिल का दान करें, गोदान करें, उसके बाद दूध दान करें, शहद दान करें, चीनी दान करें, चांदी दान करें। और अगर बात करें तो विवाह का सुख इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। पत्नी को रोगी थोड़ा बहुत, विवाह बचाने की कोशिश आपसे ज़्यादा आपकी पत्नी करती नजर आ रही है। इतनी सारी बात। एक लाजवर्त धारण करना चाहिए, गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। ये कुंडली कभी भी ऋण में नहीं मरेगी। और व्यापार इस कुंडली का उतना अच्छा नहीं है जितना नौकरी। दिन इस कुंडली के लिए शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक इस कुंडली के लिए 1 और 4 अच्छे रहेंगे। मित्रता तुला और कुंभ वालों से करें, शत्रुता मीन, सिंह और धनु वालों से बिल्कुल ना करें। दिन इस कुंडली के लिए बुधवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। जिन दशाओं में हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना है वो दशा होंगी राहु केतु और गुरु की। साथ ही साथ शनि की दशा में भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आएगी। भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो खरीदने या बेचने का, तो चंद्रमा, मंगल, शनि, शुक्र और बुध ये सब आपके लिए सपोर्टिव होंगे। माता पिता के लिए अगर इस कुंडली में सावधानी की बात होगी तो वो होगी चंद्रमा में राहु का अंतर, या शनि, चंद्रमा और राहु जब एक साथ एक्टिव होंगे तो माता को कष्ट होगा। जबकि पिता को लेकर के कष्ट की बात इस कुंडली में, पिता को लेकर के ऐसी कोई कष्ट वाली बात नहीं। पिता का सुख इस कुंडली में सामान्यतः ठीक देख रहा हूं, पर फिर भी अगर मैं बात कह दूं तो शनि की महादशा में केतु का अंतर और शुक्र का अंतर पिता को कष्ट देने वाला बन सकता है। संतान का पक्ष इस कुंडली में 100% अच्छा है। संतान के करियर पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता होगी। बाकी वैसे संतति की दिनचर्या पे ध्यान देने की भी आवश्यकता होगी। विद्या अध्ययन इस कुंडली का ठीक है। और भाग्यशाली तो आप निश्चित रूप से हैं। आपके भाग्य में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम और सामाजिक प्रतिष्ठा ये सब 100% बने हुए हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि ये कुंडली बहुत ही अक्षुण्ण बनी हुई है। सूर्य और शनि का प्रभाव चतुर्थांसा चक्र में 9वें भाव में बन रहा है, जिसके कारण कई बार हमें भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर बात बन पड़े तो दान देकर कभी किसी को बताएं नहीं। होरा चक्र के आधार पर गुरु, राहु और केतु की दशा सामान्यतया धन लाभ के लिए अच्छी होगी। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी गुरु की दशा आएगी अंतर प्रत्यंतर में तो धन लाभ होगा। जबकि इसके अतिरिक्त जितने भी ग्रह हैं, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब शनि, राहु, केतु में से शनि तक, गुरु, राहु और केतु को छोड़कर के जितने भी ग्रह बन रहे हैं वो आपसे मेहनत चाहते हैं, वो आपसे पराक्रम चाहते हैं। ऐसी स्थिति कुंडली की बन रही है। अन्य विषयों पे अगर ध्यान कर दूं तो हमें सूर्य को बलवान बनाने की आवश्यकता है 50%, चंद्रमा को 75%, मंगल को 50% बलवान बनाना है। नियमित दिनचर्या का पालन, बजरंग हनुमान चालीसा का महीने में 1 बार 108 बार पाठ हो जाए। उसके बाद गणेश जी को दूर्वा या दूध अर्पित करें। देवगुरु बृहस्पति को और भी ज़्यादा ठीक करने के लिए अगर हो सके तो आप इस कुंडली के लिए गुरु का रत्न पुखराज भी धारण कर सकते हैं। शुक्र का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, त्रिफला का सेवन करें और जितना ज़्यादा हो सके भोजन पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। शनि को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए धर्म का पालन करें। राहु और केतु को ठीक करने के लिए अपने आप को बार बार रिपीट करें और गलती ना करें। राहु और केतु की दशा सामान्यतया इस कुंडली में कष्टदायक भी बन रही है, क्योंकि कई बार वो चतुर्थ स्थान में मृतप्राय होकर के बैठे हैं अंश बल के आधार पर, तो कई बार वो व्यक्ति के गृह क्लेश के कारण बनते हैं। राहु की शांति करा सकते हैं आप। शनिदेव के लिए बजरंगबली के 12 नामों का उच्चारण कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, बजरंगबली के मंदिर को धो सकते हैं। सरसों तेल का दीपक प्रत्येक दिन घर के मुख्य द्वार पर जला सकते हैं। पीपल की परिक्रमा प्रत्येक दिन कर सकते हैं। अशोक, सहतूत और कमल के पौधे जरूर लगा सकते हैं घर के आसपास।
कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बुध की दशा आने वाली है आपको, जो बुध आएंगे 2037 में। फिलहाल शनि में राहु और शनि में मंगल, ये दो कठिन दशाएं आएंगी 2031 से लेकर के 35 तक की। इस दशा काल में हमें अपने स्वास्थ्य से लेकर अपनी पत्नी का स्वास्थ्य, अपने बच्चों का स्वास्थ्य, अपने माता पिता सबका ध्यान रखना होगा, जबकि उसके पहले कोई ऐसा महान कष्ट उपस्थित होने वाला नहीं है। बुध की दशा निर्णायक होगी और आपको धन के मामले में सुरक्षा प्रदान करने वाली होगी, जिसमें आप धन को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं होंगे। क्लियर है? मारक दशा में इस कुंडली को जो मारक कष्ट होगा वो होगा शनि में चंद्रमा का, एक बार वो मारक दशा चलेगी। बाकी वैसे इस कुंडली में शनि में राहु मंगल मैंने बता रखा है, और बुध की महादशा में केतु का अंतर भी मारक कष्ट देने वाला होगा, जो 2040 में आएगा। बाकी उसके बाद बुध में ऐसी और कोई भी दशा नहीं है जो आपको कष्ट दे सकती है। एक बार अगर कोई कष्ट ऐसा होगा तो बुध में शनि में कष्ट हो सकता है, जो भी एक प्रकार से मारक दशा चल सकती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।